गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान का ड्रेनेज पैटर्न कर रहे हैं और राजस्थान के ड्रेनेज पैटर्न के पिछले पार्ट्स में हमने अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों का अध्ययन किया था और आज हम अंतः प्रवाही नदियों का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अपवाह दिशा के अनुसार राजस्थान की नदियों को 3 समूह में विभाजित किया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित नदियाँ, जिनमें हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, प्रमुख नदियाँ थीं चंबल, बनास। अरब सागर की ओर प्रवाहित नदियाँ, जिसमें हमने साबरमती, माही आदि नदियों का अध्ययन किया था। और तीसरा जो समूह है जिसमें अपवाह के अनुसार राजस्थान की नदियों को विभाजित किया जा सकता है, वह है अंतः प्रवाही नदियाँ। आंतरिक जल प्रवाह तंत्र या अंतः प्रवाही नदियाँ। आंतरिक जल प्रवाह तंत्र या आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली क्या होती है? आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत वे नदियाँ आती हैं जो किसी स्थान से प्रारंभ तो होती हैं किंतु किसी सागर या समुद्र में नहीं पहुँचती। वे किसी स्थानीय झील, गड्ढे या वहीं कहीं स्थानीय भूमि में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार की नदियों को अंतः प्रवाही नदियाँ कहा जाता है। हमारे राज्य राजस्थान का 60% क्षेत्र आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। इसमें अधिकतर क्षेत्र अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित रेगिस्तान का क्षेत्र है। तो आज हम राजस्थान की प्रमुख अंतः प्रवाही नदियों का अध्ययन करेंगे। लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर ज़िले के आना सागर से उद्भूत होती है। मतलब आना सागर लूनी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से निकलकर अरावली के, अजमेर और ब्यावर के ढालों का जल लेती हुई यह अजमेर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर के अर्ध शुष्क क्षेत्रों से गुजरते हुए गुजरात में कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। पुष्कर घाटी से एक छोटी सहायक नदी इसमें मिलती है। यह पूर्ण रूपेण वर्षा पोषित नदी है और केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो क्योंकि अर्ध शुष्क क्षेत्र है तो इसके रास्ते में कई जगह बालू के ढेर और बालू के टीले आ जाते हैं और वहाँ इसका जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं लालरी, गुहिया, बांडी, सूखड़ी, जवाई, मीठड़ी और जोजरी। इनमें से अधिकांश सहायक नदियों का उद्गम अरावली श्रेणी के पश्चिमी ढाल हैं। लूनी नदी की एक स्पेशलिटी है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा है और उसके बाद यह नदी खारी हो जाती है। मतलब इसका पानी बालोतरा के आगे जाने के बाद खारा या लवणीय हो जाता है। घग्गर नदी। हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ घग्गर नदी का
उद्गम स्थल है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह जो सरस्वती नदी विलुप्त हुई है वही वर्तमान की घग्गर नदी है। शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर यह अंबाला, पटियाला और हिसार जिलों से होती हुई गंगानगर जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से होते हुए पाकिस्तान सीमा के निकट भूमि में विलीन हो जाती है। वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने पर इसमें बाढ़ आ जाती है और हम जानते हैं कि इस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इस नदी पर गंग नहर का निर्माण किया गया है। कांतली नदी। सीकर की खंडेला पहाड़ियाँ कांतली नदी का उद्गम स्थल हैं। यह एक पूर्ण रूपेण वर्षा ऋतु पर आधारित नदी है जो सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में बहती है। तोरावाटी की जो उच्च भूमि है वह इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है। सीकर जिले से प्रारंभ होकर झुंझुनू जिले में प्रवेश करने के पश्चात चूरू जिले में यह रेत में विलीन हो जाती है। राजस्थान की अन्य अंतःप्रवाही नदियों और जलधाराओं में प्रमुख है साबी और काकनी अथवा काकनेय। साबी नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले के निकट सेवर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से यह निकलकर बानसूर, बहरोड़, किशनवास, भंडावर और तिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर वहाँ पर भूमि में विलीन हो जाती है। काकनी अथवा काकने नदी जैसलमेर जिले में जैसलमेर शहर के दक्षिण में इसका उद्गम स्थल है। यहाँ से यह नदी निकलती है। यह एक पूर्णतया वर्षा पोषित नदी है और यह कितनी दूर बहेगी यह भी वर्षा पर निर्भर करता है। कम वर्षा होने पर यह कम दूरी तक बहती है, अधिक वर्षा होने पर यह थोड़ी ज़्यादा दूर बह जाती है। इसका पानी मतलब काकने नदी बुझ झील का निर्माण करती है और फिर यह पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाती है। इनके अलावा जो दो प्रमुख अपवाह क्षेत्र हैं उनमें एक है सांभरलेक अपवाह क्षेत्र और दूसरा है बाणगंगा आंतरिक अपवाह क्षेत्र। जयपुर जिले की बहराट पहाड़ियों से निकलने के बाद कई बार बाणगंगा यमुना तक नहीं पहुंच पाती, इसमें अगर पानी कम होता है तो, और जब यह यमुना तक नहीं पहुंच पाती तो यह रास्ते में ही भरतपुर के आसपास इसका मैदानों में पानी फैल जाता है और यह वहीं पर विलुप्त हो जाती है। इसी तरह सांभर लेक अपवाह क्षेत्र। सांभर लेक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले सम्मिलित हैं: जयपुर, अजमेर, नागौर और सीकर। इस प्रवाह क्षेत्र में 4 नदियां सांभर झील में आकर गिरती हैं। मेंढा नदी जो उत्तर पश्चिम से आकर सांभर लेक में मिलती है,
यह मेंढा नदी सामोद और सीकर की पहाड़ियों से निकलकर आती है और इसके अलावा जो दूसरी नदी है वो है रूपनगढ़ नदी। यह अजमेर और किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर आती है। खारी और खंडेल नदियाँ भी आकर सांभर लेक में गिरती हैं। इसके अलावा छोटे छोटे नालों के रूप में छपौक नाला, नलियासर नाला, बांडी नाला, देवयानी नाला, ये सारे आकर के और सांभर लेक में गिरते हैं। तो सांभर लेक का जो अपवाह क्षेत्र है वो उत्तर में कांतली नदी बेसिन से, पूर्व में बांडी नदी प्रणाली से, दक्षिण में मानसी नदी बेसिन से और लूनी नदी बेसिन से घिरा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सांभर नदी या सांभर झील जिसमें आकर के ये सारी नदियाँ और नाले गिरते हैं, वह भारत ही नहीं विश्व में अपने नमक के उत्पादन के लिए विख्यात है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजस्थान का अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वह करीबन जो राजस्थान के 60% क्षेत्रफल को कवर करता है वह आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, जिसमें नदियाँ वर्षा ऋतु और वर्षा की जो मात्रा है उसके अनुसार ऋतु में वर्षा में निकलती हैं और फिर किसी समुद्र या सागर तक नहीं पहुंचकर स्थानीय रूप से किसी झील, गड्ढे या वहीं कहीं भूमि में समाहित हो जाती हैं। और राजस्थान की जो प्रमुख आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं उनमें लूनी, घग्गर, कांतली, साबी और काकने हैं। उसके अलावा बाणगंगा का भी आंतरिक अपवाह क्षेत्र है और सांभर लेक भी आंतरिक अपवाह क्षेत्र है। तो यह था राजस्थान का आंतरिक अपवाह क्षेत्र या राजस्थान में आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियाँ। धन्यवाद।